नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्सियत सफ़र ज़िंदगी का हमारी कोशिश इसको प्राइम टाइम पर दिखाने की सिर्फ इसलिए है कि लोगों को एक अलग हट के चीज़ दिखे, एक अलग ऐसी शख्सियतों को सामने लाना है जो देश को प्रेरणा देते हैं, विश्व को प्रेरणा देते हैं, और उसमें नौकरशाह हों, राजनेता हों, उद्योगपति हों, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले हों। एक जो मेरा खुद का पेशा है पत्रकारिता के भीष्म पितामह, और आज जिनके कारण मैं शायद ये दावा जो मेरा है कि ये हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में ऐसा संकलन नहीं है जो माधवराव सप्रे संग्रहालय है। और पद्मश्री श्री विजय दत्त श्रीधर जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शख्सियत कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि पत्रकारिता में जो मुकाम आपने हासिल किया है, पत्रकारिता के साथ जो आपने अभी जो आपसे चर्चाएं चल रही थी और आपके बारे में सुना है कि आप 100% पत्रकारिता जीते हैं, पत्रकारिता आपके चारों तरफ रचती बसती है, और वही कारण है कि आज आपने ये ऐसी धरोहर बनाई है। शुरुआत से हमारे दर्शकों को, देश भर के दर्शक चूँकि ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता की शुरुआत के बाद स्टेप बाय स्टेप आप जो आज ये आपने जिस तरीके का ये जो कहीं इसकी मिसाल नहीं मिल सकती है जो आपने खड़ा किया है माधवराव सप्रे संग्रहालय, हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए शिशिर जी, व्यक्ति की भावी जीवन यात्रा की बुनियाद उसके बचपन में पड़ जाती है। मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों बहुत पढ़ाकू थे। जब मैंने होश संभाला, शायद दूसरी तीसरी में पढ़ता होऊंगा, तब मैंने, जब तक से मुझे स्मरण है, मैंने अपने घर में 5 अलमारियां किताबों से भरी हुई देखी। पिताजी का जो रुझान था, झुकाव था, वो गांधी साहित्य, विनोबा साहित्य, अध्यात्म, इन विषयों की तरफ था। उसके सब तमाम ग्रंथ, और बड़े बड़े धर्माचार्य शायद उसने शास्त्र और ग्रंथ नहीं पढ़ते होंगे जितने मेरे पिताजी ने पढ़े। वो काम के अलावा हर समय उनकी कोशिश, थोड़ा भी खाली समय हुआ और वो कोई ग्रंथ खोल के बैठ जाते, किताब खोल के बैठ जाते थे। मेरी माताजी की भी पढ़ाई की ये स्थिति थी कि वो कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास सब पढ़ती थी, अध्यात्म और इसकी ग्रंथ तो पढ़ती ही थी। तो दोनों की इन अभिरुचियों के कारण सभी प्रकार के साहित्य के भी, अध्यात्म के भी, और गांधी और विनोबा के साहित्य, वो तो हिंदी वाङ्मय का बहुत उच्च कोटि का हमारा धरोहर है। ये सब हमने बचपन में देखे। जब मैं तीसरी चौथी क्लास में आया तो हमारे घर में 2 अखबार आया करते थे। एक हिंदी का समाचार पत्र था जो जबलपुर से निकलता था, नवभारत, और इलाहाबाद से आता था अमृत नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका। ये अंग्रेजी का अखबार था, ये इनका अमृतवाला पत्रिका वालों का ही प्रकाशन था। तो संस्कार वो भी थे कहीं। हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन जब ये सवाल उठना शुरू हुए और गांधी जी की राय सामने आ गई कि 2 तरह के हमारे विभाजन होना चाहिए, उस समय तक जब ये जेल से छूटे थे तब तक ये स्थितियाँ स्पष्ट हो गई थी कि आज़ादी अब आने वाली है। तो आज़ादी आने वाली, तो उनका, गांधी जी का हमेशा एक सोच था कि जिन्हें राजनीति करना वो अपना दल बनाए और राजनीति में उतरे। उनकी मान्यता तो यह भी थी कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका आज़ादी मिलने के साथ पूरी हो गई है। दूसरा उनका यह था कि रचनात्मक कार्यों के लिए देश में बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे कार्यकर्ता, उस समय नेता नहीं कहे, सब कार्यकर्ता होते थे, तो ऐसे कार्यकर्ता जिनकी रुचि रचनात्मक कार्यों में है उन्हें लोक सेवक संघ बना लेना चाहिए, या दूसरे संगठन भी काम कर रहे हैं, जैसे उस समय अखिल भारतीय चरखा संघ था, हरिजन सेवक संघ था, इस तरह की गतिविधियों में लोग शामिल हो जाएं। तो पिताजी ने राजनीति छोड़ी और उन्होंने रचनात्मक गतिविधियों का वर्णन किया, और वो एक गांधी जी के कहने पर वो वर्धा से सीधे फिर चंद्रपुर गए। वहाँ अखिल भारतीय चरखा संघ का एक ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। वहाँ 1 वर्ष तक उन्होंने सारी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी और फिर आके
बोहानी, नरसिंहपुर जिले में एक गांव है बोहानी, बोहानी को केंद्र बनाकर उन्होंने नरसिंहपुर जिला, होशंगाबाद जिला, जबलपुर जिला और सागर जिला, रायसेन जिला, इन 4-5 जिलों के लिए उन्होंने गतिविधियाँ आरंभ की। खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, अछूतोद्धार, इस तरह की तमाम गतिविधियाँ उन्होंने आरंभ की। बाद फिर भूदान और ग्रामदान अभियान से भी जुड़े। और दूसरे लोग जिनका नाम ही सुनते हैं, मैंने बचपन में ही उन सब महापुरुषों के दर्शन कर लिए थे। मैंने विनोबा जी के दर्शन किए, दादा धर्माधिकारी जैसे परम विद्वान के दर्शन किए, काका कालेलकर के दर्शन किए, एक संत तुकडोजी महाराज थे उनके भी दर्शन किए। तुकडोजी महाराज भी यही समाज सुधारी उसकी अलग जगाते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने जब वो भजन गा रहे थे तो लोग ऐसे ऐसे ताली बजा रहे थे, तो तुकडोजी महाराज ने कहा कि ये क्या रोटी पो रहे हो। मराठी में रोटी पोना अपन कहते हैं, रोटी बना रहे हो, रोटी पो रहे हो। तो क्या लग रही ताली बजाते, ताली ऐसे बजती है। हमारे वैसे भी सिखाया जाता है कि ऐसा करेंगे, योग है एक तरह का। तो मुझे अभी भी याद है वो चीज़ें। अच्छा, उस समय किसी की कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं होती हमें अच्छी जगह ठहराओगे, हमें बहुत अच्छा खाना खिलाओगे, हमको बहुत अच्छे साधन से आवागमन के साधन, ये सब कुछ नहीं था। सब स्वयं से, सब एक तरह से कार्यकर्ता थे, बड़े समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता। उनका एकमात्र लक्ष्य होता था कि हमें किसी उद्देश्य की तरफ बढ़ना है। तो ये मेरे संस्कार थे, जो मेरी बुनियाद है। दूसरी बात जो आज कमी महसूस की जा रही है, हमारे समय में अध्यापक वो गुरुजी कहलाते थे, और बहुत सारे लोग उन्हें पंडित जी कहते थे। और पंडित का वास्तविक अर्थ वही होता है ज्ञानी हो, जात से पंडित का कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसे अध्यापक मिले हम लोगों को जिन्होंने जीवन की बहुत ठोस बुनियाद रखी। पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम से इतर इतनी जानकारियाँ, इतने कार्यक्रम होते थे, बाल सभा हो रही है, तुलसी जयंती हो रही है, गांधी जयंती हो रही है, इस तरह के ऐसे कार्यक्रम चलते रहते लगातार, जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था जो किताब से सीखने को ना मिले। तो वो गुरुजनों का बड़ा आशीर्वाद रहा। हमारे गांव में एक कृषक क्लब टूर्नामेंट होता था प्रांतीय स्तर का, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो, दौड़, बैलगाड़ी की दौड़। तो वो एक अलग तरह के लोग आते थे, तो वो भी अपने संस्कार थे कहीं ना कहीं। इतने तरह की व्यापक अनुभव। फिर इसी बीच में हमने एक और बहुत महान, जिसे कहते हैं महान, एक कृत्य देखा। हमारे गांव के माल बाजार से चौधरी राघव सिंह, उनकी संतान नहीं थी। उनके तकलीफ तो होती, मन में ये पीड़ा रहती है, लेकिन कुछ बहुत ही उनके निकटवर्ती लोगों ने, जिन पर वो बहुत भरोसा करते थे, जिन्हें बहुत मानते थे, उन लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि एक संतान नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है, आप मालविया साहब चाहें तो हजारों संतान आपकी होंगी जो आपका गुण गाएंगी। और ऐसे करके वो दान की भूमिका बनी। उसमें सबसे बड़ा योगदान था चौधरी शंकर लाल दुबे। आप विनय शंकर दुबे को जानते होंगे, ये मध्य प्रदेश लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनके पिताजी। और नरसिंहपुर जिले के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे, 3 बार में 6 साल जेल में रहे वो अंग्रेजों की। तो एक वो थे, उसमें कुछ भूमिका हमारे पिताजी की भी थी। और ऐसे करके ये 1954 में ये दान हुआ। दान ग्रहण करने के लिए नागपुर से, उस समय मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य प्रांत, वो सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस बरार, और राजधानी नागपुर होती थी। पंडित रविशंकर मुख्यमंत्री थे, वो दान ग्रहण करने के लिए आए बोहानी। उस समय बीच का कुछ समय ऐसा था 1936 से लेके 56 तक का, जबकि नरसिंहपुर जिला टूट गया था, होशंगाबाद में उसको विलय हो गया था। तो कलेक्टर होशंगाबाद में रहते थे। मुझे याद है कि जब रविशंकर को लोग कक्का जी कहते थे। अच्छा, जैसे अपन ग्रीक देवताओं का वर्णन सुनते हैं ना, ऐसी भव्य पर्सनालिटी, ऐसा भव्य व्यक्तित्व था उनका, बड़ा आकर्षक। वो 80 साल की उम्र थी, लगते भी थे ऋषि की तरह। उन्होंने पूछा कलेक्टर साहब क्या प्रबंध है, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ ये आप बैठ जाएंगे, वो था चौपाई थोड़ी सी ऊंची, और उस पर मखमल बिछा दिया गया, और एक उसके सामने एक पटा रखा था, उस पर भी मखमल बिछा कि यहाँ चौपाई, यहाँ आप बैठेंगे, यहाँ मालविया साहब बैठेंगे, और यहाँ वो होगा, हमारे पंडित बैठेंगे, पूजा करेंगे। तो मुझे याद है उन्होंने बड़े झिड़की, मीठी झिड़की। उस समय के लोग बदतमीज नहीं होते थे, बड़ा सौम्य और सौजन्य शिष्टाचार वाले। अरे बड़े बेवकूफ़ हो जी, बड़े मुस्कुराते हुए। तो कलेक्टर सटपटा गए। तो उन्होंने कहा सर मैं नहीं कहने लगे, भाई मैं दान ग्रहण करने आया हूँ,
और मालवीराज साहब दान देने वाले हैं, तो देने वाले का हाथ ऊंचा होता है, लेने वाले का हाथ नीचा होता है। तो चौपाई पर तो बैठेंगे मालवीराज साहब और मैं बैठूंगा नीचे। और मुझे याद है उस समय शायद मेरे से दूसरी क्लास में ही आ गया था मैं, नहीं दूसरी में, दूसरी क्लास में। और रविशंकर शुक्ल जी ने अपना वो कुर्ता है उसकी झोली ऐसी फैलाई और उसमें ऐसे सर करते हुए दान ग्रहण किया। 256 एकड़ जमीन, और आप तो उस इलाके के हैं बाड़ी के, आपको अंदाज है कि हमारे की जमीन क्या कहते हैं, हमारी जो स्थानीय बोली में कहते हैं सिक्का जमीन है। 256 एकड़ जमीन, पूरी की पूरी बाखल, 16 जोड़ी बैल जुते हुए हल और बखर, और सारा सामान किसानी का, ये सब उन्होंने दान में किया था। तो ये जो संस्कार, ये जो देखा है, ये मस्तिष्क में कहीं ना कहीं बैठती है चीजें। पढ़ाई पूरी हो गई, फिर घर की आर्थिक परिस्थितियों के कारण मुझे नौकरी करना पड़ी जल्दी। फर्स्ट ईयर करने के बाद मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में नौकरी करी। क्लास 3 की सबसे छोटी पोस्ट होती है DK, वो कृषि विभाग के जहाँ प्रयोग होते वहीं होती है पोस्ट, उसका नाम होता है डिमांस्ट्रेशन कामदार, तो DK कहलाती है। तो वो हो गए, सवेरे से लेकर शाम तक नौकरी करते थे। और रात में उस समय स्वाध्यायी परीक्षार्थी नहीं हुआ करते थे। यह सुविधा केवल 2 लोगों के लिए थी, एक तो महिलाओं के लिए कि वो स्वाध्यायी परीक्षार्थी हो सकती है, और दूसरा शिक्षकों के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अपने स्तर का ज्ञान का उन्नयन करने के लिए करें, तो उन्हें भी स्वाध्यायी की अनुमति होती थी। अब तो कोई भी बैठ सकता है स्वाध्यायी। तो रात में हम NES कॉलेज जो होता था, नवीन विद्या भवन का नाइट कॉलेज था जबलपुर में, नेपिया टाउन में, उसमें जाके पढ़ता था। पढ़ाई पूरी हुई तो हमारा नौकरी का संकट खत्म हो गया। उसी समय यहाँ देशबंधु यहाँ शुरू हुआ भोपाल में 1974 में। तो मायाराम सुरजन जी, क्योंकि वो ठाकुर निरंजन सिंह के बड़े करीबी और प्रिय पात्र थे, वो हमारे पिताजी ठाकुर साहब के एक तरह से छोटे भाई ही थे, अनुज थे, उन्हें बहुत मानते थे, संपर्क था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम, अच्छा उसके पहले हमने क्या हुआ कि पार्ट टाइम जो डाक एडिशन होता है, वो शाम का अखबार था देशबंधु, शाम के अखबार के लिए हम काम करते थे पार्ट टाइम। उन्हें काम बहुत जमता था हमारा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम उठाओ सामान यहाँ से भोपाल आ जाओ। अपने को समझ में नहीं आता जाना कि नहीं जाना। अपने को ये था हाँ ठीक है, लेकिन ये था कि ये नौकरी नहीं करना, ये बंधन वाली नौकरी जो प्रक्रिया और इसी में समय नष्ट करते रहो, ये छोड़ दो। ये था कि यार अवसर मिला है, चलना चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि बाबूजी ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे मन में हो सो करो, लेकिन एक काम करो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी पत्नी से पूछ लो पहले। तो मैंने श्रीमती जी से कहा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, लेकिन लोग ये कहते हैं, अभी तक का अनुभव ये है कि इसमें 2 पीपा की गृहस्थी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश नहीं होती पत्रकारिता में। अरे कह रहा जो होगा सो देखा जाएगा, पसंद जो काम है करना वही चाहिए। तो हम भोपाल आ गए। तो ऐसे करके हमारी पत्रकारिता शुरू हो गई। जब देशबंधु यहाँ बंद हुआ तो नवभारत में चले गए। नवभारत में भी मुझे अतिरिक्त वेतन वृद्धि दे के बुलाया गया था। तो ये सब काम करते रहे। इसी बीच में क्या हुआ, चाहे देशबंधु रहा हो या नवभारत, मैं अपनी जो ड्यूटी होती थी वो करने के अलावा कुछ कुछ लिखा करता था। पत्रकारों और पत्रकारिता पर मैं लेख लिखा करता था, छपते थे वो, बाहर की पत्रिकाओं में भी छपते थे। तो फिर इस बीच में हम लोगों ने मध्यप्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ बनाया, बहुत मजबूत संगठन, और वो अपने समय का मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत संगठन था, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। और हमारे जो साथी थे वो साधनहीन थे लेकिन सम्मान प्राप्त थे, अपने समाज में उनका सम्मान था। तो जब वो बना आंचलिक पत्रकार संघ, तो हम लोगों ने एक व्यवस्था की प्रशिक्षण शिविर लगाने की कि इनके काम में निखार आए, ये नियम कायदे कानून की परवाह करना शुरू करें, तथ्य संग्रह का और लेखन की इनकी में विकास हो। इसके लिए हम लोगों ने जगह जगह हर संभाग में जिले पे बहुत सारी, मतलब कुछ नहीं होगा तो हम लोगों ने 100 के करीब शिविर लगाए मध्यप्रदेश। उसके कारण एक छवि ये बन गई कि ये आदमी बहुत पत्रकारिता पे बड़ा समर्पित है और दृष्टि साफ है और समर्थ भी है लिखने पढ़ने में। तो जब सागर और जबलपुर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम शुरू हो गए हमारे यहाँ, तो ये हुआ कि हिंदी में पाठ्यपुस्तक होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने एक जवाबदारी सौंपी कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास लिखो।
जब वो किताब लिखी तो हमने 5-6 मित्रों के साथ मिलकर लिखी, वो अलग अलग मतलब को 6 हिस्सों में बांटा, 2 हिस्से मैंने पूरे किए और 4 हिस्से 4 और लोगों को दिए। हमसे वरिष्ठ भी थे और कनिष्ठ भी थे। गंगा प्रसाद ठाकुर थे, महाकौशल का लिखा, अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव उनने बघेलखंड का लिखा, बिंद प्रदेश वाला, राजेश बादल, शिवराज पटेल जबलपुर, ये वहाँ इंदौर का, क्योंकि इंदौर में नई दुनिया में चले गए थे लोग तब तक। तो ऐसा करके हम लोगों ने वो किया। लेकिन इसका जिसे कहते हैं ना प्रतिपरीक्षण के तथ्य सही है नहीं, इसके लिए लगभग प्रदेश भर का हमने दौरा किया। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो ग्वालियर गए, इंदौर गए, उज्जैन गए, रीवा, सागर, बिलासपुर, रायपुर। अधिकांश जगह ये लगा एक तो इसकी किसी लाइब्रेरी वगैरह में होती नहीं ये चीज़ें, दूसरा ये था कि ये निजी संग्रहों में है, और निजी संग्रह में जिनके पास 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी के सामान है, उनकी चिंता ये उस समय प्रकट हुई कि ये कागज़ तो बहुत जर्जर हो गया, और ज़्यादा यदि इसको हाथ से छुएंगे, बार बार उल्टेंगे पलटेंगे, जैसे कागज़ पापल टूट जाता है वैसे यही नष्ट हो जाएगा, और ये नष्ट हो जाएगा तो इतिहास के महत्वपूर्ण सूत्र समाप्त हो जाएंगे। तो उनमें से एक नाम है परम विद्वान पंडित रामेश्वर गुरु, जबलपुर के, हिंदी के जो व्याकरणाचार्य कहलाते हैं, कामता प्रसाद गुरु, उनके बड़े बेटे। वो गणित के बड़े आदर्श अध्यापक, अंग्रेजी के बहुत अच्छे पत्रकार, हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार, और एक अलग तरह के जिसके अनूठे संकल्प और साधना को मानने वाले समाज सेवी। उन्होंने भी, उनके पास तो कामता प्रसाद गुरु का जमाने का सामग्री और इनके जमाने की सामग्री, उसमें ग्रंथ थे, पत्रिकाएँ, अखबार, सब तरह की चीज़ें वो भी थे। तो बातचीत होते हुए तो उन्होंने कहा कि देखो, ये नाम लेते तो हमारा बिल्कुल अच्छी बुंदेली में बात करते थे, बढ़िया। कह लगे यार विजय, बड़ी परेशानी है कि ये अब होगा क्या इसका, हमारे बच्चों किसी बात ऐसी रुचि तो है नहीं, इसको देखिए कौन संभालेगा कौन, क्योंकि वो उनकी एक बड़ी अच्छी बात थी जो आज ही मुझे समझ में बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते थे कि ये सामग्री मेरे घर में रखी है तो मेरी संपत्ति नहीं है, अब हम तुम्हें देना चाहते हैं तो तुम्हारी संपत्ति नहीं हो जाएगी, ये उन पीढ़ियों की अमानत जो अभी पैदा होंगी उनके हाथ तक ये उनकी अमानत सुरक्षित पहुंचना चाहिए। दूसरा वो ये कहते थे कि उदाहरण देके कि जैसे मान लीजिए किसी को स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों पर रिसर्च करना है, तो वो रिसर्च के जो सूत्र हैं वो किसी दस्तावेज में नहीं मिलेंगे। जेल के रिकॉर्ड में तो वो सब कोई 124 ए और ये सब इस तरह के, उन्हें जैसे अपराधियों पे जो धाराएं लगती वही अपराध धारा उन पर लगी थी। तो आप कैसे इनमें अंतर कर पाओगे कि स्वतंत्रता सेनानी है, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं या ये अपराधी रहे हैं। मुझे एकदम याद आया कि हमारे पिताजी खुद 124 ए में गए थे राजद्रोह में। तो हमने कहा हाँ ये तो है, ये मिलेगा उस समय के भाषाई अखबारों में। अंग्रेजी के अखबार जो थे, खासतौर से अंग्रेजी कंपनियों वाले, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। मुख्य धारा की पत्रकारिता कभी लड़ाई नहीं लड़ पाती है, लेकिन भाषाई पत्रकारिता में तो उदाहरण जैसे कर्मवीर है, यदि आपको मध्य प्रांत का यदि देखना है तो कर्मवीर को देखना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। ये जिस तरीके से आपने जो काम किया है उसको देख के आपको लगता है कि एक पत्रकारिता क्षेत्र में भीष्म पितामह के रूप में आप हम लोगों के सामने हैं, हम लोगों के आदर्श हैं, देश में और पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है। सर क्या जब आप नवभारत के संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे और मैं पत्रकारिता में मैंने कदम रखा था, क्या वो जो समय था पत्रकारिता, चूंकि ये हम माधवराव सप्रे संग्रहालय के बारे में देश के दर्शक जान रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपको लगता है कि पत्रकारिता का लक्ष्य लेके जो आप आए थे उसमें कुछ उन्नयन हुआ है या गिरावट आई है? देखिए, पत्रकारिता शुरू से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पत्रकारिता के बारे में एक तथ्य हमेशा याद रखना चाहिए कि पत्रकारिता ना तो पक्ष है। यदि आप किसी के पक्षधर होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार कर रहे हो या कोई अखबार कर रहे हो या कोई चैनल कर रहे हो या पत्रिका कर रही हो या सोशल मीडिया कर रहा हो, यदि आप किसी के पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। यदि आप किसी के खिलाफ पत्रकारिता कर रहे हैं तो भी आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तो पत्रकारिता का काम ना तो पक्ष बनना है ना विपक्ष बनना है, पत्रकारिता का काम है जनपक्ष बनना। हमें केवल जनता की,
हमें, क्योंकि हमारा जो खुदा, हमारा अन्नदाता है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो जिसके प्रति समर्पण निष्ठा है, वो है पाठक। जो पैसा देके अखबार खरीदता है, जो पैसा देके चैनल देखता है, हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण सिर्फ उसके प्रति होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये ठीक है कि सबको तो नहीं मिलता, कुछ लोगों को साधन सुविधा बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन एक बात और ख्याल रखिए, हिंदुस्तान में गांधी की पूजा देवता की तरह होती है। क्यों होती है? क्योंकि गांधी के पास लाठी और लंगोटी, इसके अलावा कुछ नहीं था। कोई पद नहीं लिया, कोई साधन नहीं ली, कोई सुविधा नहीं ली, केवल दिया ही दिया है, इसलिए गांधी पूजे जाते हैं। गांधी जैसा ही संघर्ष, गांधी जैसा ही था। पूरी जवानी जिनकी जेलों में चली गई, चाहे वो सरदार पटेल हों, जवाहरलाल नेहरू हों, राजेंद्र प्रसाद हों, मौलाना आजाद हों, कितने लोग हैं अपने को समर्पित। स्वयं गांधी जी अपने हमारे लोकमान्य तिलक को भगवान तिलक कहते थे, इतना मानते थे वो। लेकिन देखे ये है, लेकिन आजादी के बाद जिन लोगों ने, कोई राष्ट्रपति हो गया, कोई प्रधानमंत्री हो गया, कोई मंत्री हो गया, कोई राज्यपाल हो गया, कोई मुख्यमंत्री हो गया, उसके बाद वो मान नहीं मिला उन्हें जो। हाँ, आप ये देखिए, जो देने वाला होता है और जो उसके बदले में, मतलब जिसे कहते हैं मुआवजा, जिन्होंने अपने समर्पण का, त्याग का, तपस्या का, कष्ट साधना का मुआवजा नहीं लिया है, वो हमेशा पूजे जाते हैं। पत्रकारिता में भी, जब हमारे यहाँ आज़ादी के पहले भी, जब पत्रकारिता में ये जो हमारे यहाँ कंपनियों की पत्रकारिता थी, कंपनियों के अखबार थे, उस समय तो दूसरा मीडिया था ही नहीं कोई, उनकी तनख्वाहें अच्छी थी, उनके ये अच्छे थे, बहुत अच्छे तो कभी नहीं थे, आज ही बहुत अच्छे नहीं हैं। आज भी हमारे यहाँ मैं समझता हूँ सरकारों के जो तीसरे दर्जे के कर्मचारी होते हैं, शायद उनसे भी बहुत कम पैसा मिलता है, और न सरकारों को फिक्र है इतनी, और जो तिजोरी उन पत्रकारों की पुरुषार्थ और पसीने से जो लोग तिजोरियां भर रहे हैं, उन्हें भी कहीं फिक्र नहीं होती इसकी। तो इसके बाद भी, लेकिन वो लोग, जिन लोगों ने पत्रकारिता को एक मिशन की तरह किया, वो लोग हमेशा सिरमौर बने रहे। उनकी, जब एक बार अपने चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी जी देख लें, माखनलाल चतुर्वेदी देख लें, आर पराडकर जी देख लें, आज वाले कितने लोग हैं, सैकड़ों नाम ऐसे निकल के आएंगे। उनकी क्या क्या है, समाज में क्या प्रतिष्ठा थी। हमारे सप्रे जी महाराज, ये तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े, पिछले 150 साल में मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले सबसे बड़े महापुरुष सप्रे जी, जिन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी को बनाया, जिन्होंने द्वारका प्रसाद मिश्र को बनाया, जिन्होंने सेठ गोविंददास को बनाया, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तैयार किए थे, जो सप्रे जी के कारण ही पहचाने गए, जाने गए, आगे बढ़ पाए। तो ये है अलग। अब आज भी परिस्थिति जो आ रही है, उसमें क्या हुआ हमारे यहाँ 1991 में एक तो गड़बड़ क्या हो गई कि हम आज की पत्रकारिता की तुलना आज़ादी की पहले की पत्रकारिता से नहीं कर सकते। वो एक अलग मिशन था, देश की आज़ादी की लड़ना और सर पे कफन बांध के पत्रकारिता करना, ये सब अपनी जगह ठीक है। आज वो हालात नहीं है, लेकिन एक मिशन तो पत्रकारिता में हमेशा रहेगा, जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा है उसकी वाणी बनिए, जो चल नहीं सकता, जो लूला है उसकी लाठी बनिए। ये तो काम हमेशा करना है, क्योंकि एक मिशन हमेशा आपके सामने रहेगा, जो गांधी जी ने कसौटी तय की थी। और वो कसौटी ये थी कि समाज के आखिरी छोर पर, कतार में सबसे पीछे खड़ा जो आदमी है, जब तक उसके जीवन में खुशहाली की रोशनी नहीं आएगी, तब तक हमारे यहाँ की आज़ादी मुकम्मल नहीं है। ये मिशन पत्रकारिता में हमेशा रहा है। इसलिए पत्रकारिता को, जैसे हम लोग को बड़ी तकलीफ होती है, किसानों का मुद्दा द हिंदू में हिंदू ही उठाया ना, हिंदी का अखबार नहीं उठाया ऐसा, मराठी या गुजराती अखबार नहीं उठाया ऐसा, तो साईनाथ ने उठाया ये। तो ये उठाना चाहिए था, क्योंकि किसानी है तो हिंदुस्तान है, किसानी है तो समाज है, किसानी है तो समाज की रीढ़ है। तो चाहे किसानी की बात हो या एक बात, दूसरी बात हमारे यहाँ देखिए आप कैसे मिशन हो सकता है। हम लोगों को कर्मठ नहीं बना रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना रहे हैं, हम समयनिष्ठ नहीं बना रहे हैं। ऐसे मुद्दों की बहस ही नहीं होती। आपने कभी अखबारों में या मीडिया में किसान ने कोई बड़ी आत्महत्या की तो चर्चा हो गई, लेकिन किसानों की तकलीफ पे कभी कोई चर्चा होती है क्या? कभी इस बात पे हम लोग क्या करते हैं कि
एक बड़ी भारी कोई एक योजना आ गई, एक बड़ा भारी कोई शिलान्यास हो गया, 10, 20, 25, 50 हजार करोड़ की योजना की आ गई, तो उसका भूमि पूजन हुआ और उसका जो विवरण उन्होंने दिया कि योजना ऐसी है, हमने उसका खींच दिया और हम मस्त हो गए, हम गाफिल हो गए, सो गए। लेकिन हम ये निगरानी नहीं कर रहे हैं कि वो हुआ क्या, क्या उसका परिणाम निकला, क्या जो लाभ आपने बताए थे क्या आम आदमी को उसके वो लाभ मिले, ये कोई नहीं कर रहा। ये काम पत्रकारिता कर रहा है। क्योंकि एक बात, दूसरी बात एक और समझें, हमारे संविधान में तो क्या लिखा है, एक हिस्सा उसका है न्यायपालिका, एक हिस्सा है विधायिका और एक हिस्सा है कार्यपालिका। तो खबर पालिका तो उसमें कहीं है नहीं। खबर पालिका को चौथा स्तंभ क्यों कहा गया, ये तो संविधान में लिखा नहीं। आपको एक छटाक पर एक रंज मात्र मिलीमीटर भी आपका दूसरा दर्जा ऊंचा नहीं है, फिर आप ऊंचा क्यों मानते हैं? क्योंकि यह लोक मान्यता है। हमारे यहाँ समाचार पत्रों ने, पत्रकारिता ने, हमारे पुरखों ने अपने कर्तव्य निर्वाह से ऐसा वातावरण रखा, ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत किए, ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए, ऐसे नजीर प्रस्तुत की कि लोगों को लगा समाज के सबसे हितैषी यही है। तो आपने बड़ी मेहनत से ये यश कमाया है कि खबर पालिका को भी चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक और कसौटी है जो आखिरी बात में कहना चाहता हूं कि लोक मान्यता अर्जित करना बहुत कठिन होता है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन होता है उसे हमेशा बरकरार रखना। अभी पैड न्यूज और ये सारे जो कलंक पैदा हुए थे कि हम चुनाव में पैकेज ले लें का पैसा ले लेंगे, उनके पक्ष में छापेंगे, इस तरह के कलंक बहुत सारे लगे हैं। एक और बड़ी समस्या हो गई है, हमारे यहाँ जो मीडिया के संचालक लोग हैं, कंपनियां हैं, वो हैं, इन लोगों का दूसरे धंधों में जो बढ़ा है, तो वो दूसरे धंधे जैसे चलते हैं, उनके कारण जो विकृतियां पैदा होती हैं वो फिर यहाँ भी प्रभावित होती है। हमारी प्रतिष्ठा घट रही है, हमारा प्रभाव बढ़ा है, लेकिन प्रभाव में भय बढ़ा है, प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है, प्रतिष्ठा गिरी है। विश्वसनीयता संकट में है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यदि कमजोरियां हैं तो अच्छाइयां भी हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि हमारी साख पर आंच ना आए, हमारी प्रतिष्ठा बरकरार रहे और समाज ये माने कि बाकी 3 जो स्तंभ हैं लोकतंत्र के वो गाफिल हो सकते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ मजबूती के साथ हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा। ये चुनौती हमारे सामने है। यही सोच और यही उद्देश्य हमारा है कि आप जैसे व्यक्तित्व को, आप जैसी शख्सियत को हम देश के सामने, हमारे दर्शकों के सामने, पत्रकारिता जो मिशन है, जो पत्रकारिता जिनके खून में बहती है और उन्होंने ये कर दिखाया है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर श्रीधर जी ने जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से विजय दत्त जी ने जो काम किया है, वो पूरी दुनिया में मिसाल बना है। और पत्रकारिता में भी आपका कहना है कि मिशन के साथ पत्रकारिता किसी लाभ हानि वाले उससे यश अपयश से नहीं, पत्रकारिता उस गरीब की आवाज़ बनने, उस लंगड़े की लाठी बनने के लिए है जो बोल नहीं सकता है, उसकी आवाज़ बनने के लिए है। और इसको कर दिखाया है। और हमारी कोशिश सिर्फ यही थी कि आज पद्मश्री श्री विजय दत्त श्रीधर जी से शख्सियत सफ़र ज़िंदगी का आपके सामने लाने का, कि ऐसे लोग भी हैं। आज हम पत्रकारिता को कितना भला बुरा कहें, लेकिन जो शख्सियत आपके सामने है ये आपके लिए प्रेरणा बन सकती है। हजारों लाखों लोग हैं और हिंदुस्तान में ही नहीं, दूसरे देशों में लोग माधवराव सप्रे संग्रहालय आते हैं और यहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और लाखों साल पुराना इतिहास, हजारों साल पुराना इतिहास का संदर्भ अगर किसी को मिलता है, उनके पूर्वजों के बारे में मिलता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी धरोहर है, वो इस माधवराव सप्रे संग्रहालय में मिलती है। हमारे साथ श्री विजय दत्त श्रीधर जी जुड़े, पद्मश्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज़ पर। नमस्कार।